हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एप्टीट्यूड क्रिएशंस। आज हम वेव मोशन के अंतर्गत बात करने वाले हैं साउंड के बारे में, मीन्स ध्वनि के बारे में। ध्वनि को गवर्न करने वाले पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ द साउंड? दीज आर पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी, लाउडनेस। These four parameters are the main parameters which characterize sound. इन्हें हिंदी में कहते हैं तारत्व, गुणता, तीव्रता एंड प्रबलता। इसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो है इको, हिंदी में प्रतिध्वनि। फिर हम बात करेंगे इको फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और यूजेस ऑफ इको क्या क्या है। देन व्हाट इज रिवर्बरेशन, अनुरणन। अनुरणन को गवर्न करने के लिए जो फॉर्मूला है सेबाइन्स फॉर्मूला। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और शोषण गुणांक। देन रिवर्बरेशन किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में करेंगे, और रिवर्बरेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों पे हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ साउंड जो होते हैं वो पिच है, क्वालिटी है, इंटेंसिटी है, लाउडनेस है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में बात कर चुके हैं। इस स्लाइड में हम बात करते हैं पिच की, हिंदी में कहते हैं इसे तारत्व। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रेव डल साउंड एंड अ श्रिल शार्प साउंड। ठीक है, मीन्स ये तारत्व ध्वनि का ऐसा गुण है जिसके द्वारा किसी की आवाज़ मोटी है या पतली ये पता किया जा सकता है। ठीक, तो पिच जो है वो टोटली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी हायर है तो पिच भी हायर होगा और ऐसी साउंड श्रिल होगी जैसे लेडीज़ की वॉइस होती है। फ्रीक्वेंसी लोअर है तो पिच भी लोअर होगी और साउंड जो है वो ग्रेव मोटी होगी जैसे मेल्स की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉस्किटो का भिनभिनाना जो होता है वो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हायर होती है, इसलिए उनकी भिनभिनाने से हमारे कान में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसी भिनभिनाने की आवाज़ हमें पसंद नहीं आती है। और जैसे लोयन की बात करें तो लोयन का दहाड़ना, लोयन का रोयरिंग करना बहुत ही मोटा साउंड प्रोड्यूस करता है, जो किस वजह से होता है, जो फ्रीक्वेंसी लोअर होने की वजह से होता है। ठीक है, तो उनका पिच भी जो होता है वो लोअर होता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी या गुणता ध्वनि का ऐसा गुण है जो ये बताता है कि डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट से सेम फ्रीक्वेंसी पर निकली हुई साउंड किस इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। ठीक है, तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस साउंड व्हिच इनेबल्स अस to distinguish between musical notes produced by different musical instruments even though they are of same pitch and frequency. Okay, जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सेम फ्रीक्वेंसी पे बज रहे हैं, उनसे जो साउंड आ रही है जैसे तबला, हारमोनियम, सितार, वायलिन एंड सो ऑन, उनसे जो साउंड निकलती है भले ही वो सेम फ्रीक्वेंसी पर हो, लेकिन फिर भी हमारी ईयर इस बात को ये पहचान लेती है कि वो साउंड किस इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। ये किस वजह से होता है? ये क्वालिटी या टिम्बर की वजह से होता है। ओके, अब हम बात करेंगे ध्वनि के तीसरे पैरामीटर इंटेंसिटी की, जिसे हिंदी में कहते हैं तीव्रता। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाई साउंड वेव पासिंग per unit time per unit area in a direction perpendicular to the area। मतलब जब भी कोई साउंड किसी मीडियम में प्रोपिगेट कर रही है, संचित हो रही है और उसके चलने की दिशा पे लंबवत या परपेंडिकुलर कोई सरफेस रखा हुआ है, तो उसके एकांक एरिया मतलब यूनिट एरिया और उस पर से एकांक समय में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं वो ये बताती है कि इंटेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर स्ट्राइक करेंगी, उस वेव की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने कम नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे, उन वेव्स की इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर द इंटेंसिटी। I is equal to 2 pi square n square a square rho into v, where n is frequency, a is amplitude, rho is density of the medium and v is the velocity of the wave. Its unit is watt per meter square. Okay, now लाउडनेस को हिंदी में
प्रबलता बोलते हैं। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड विच डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द एयर। मीन्स ये ध्वनि का ऐसा गुण है जिसके द्वारा हमारे कान में पड़ने वाली ध्वनि कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या हमारे कान को वो ध्वनि कितनी ज़्यादा प्रभावित करती है, ये किसके द्वारा पता चलता है? प्रबलता या लाउडनेस के द्वारा पता चलता है। इसको हम सिंबल L से डिनोट करते हैं। L इज कम्स आउट टू बी 10 log base 10 I/I0। इसकी यूनिट जो होती है वो डेसिबल होती है। इस फॉर्मूला में I क्या है? I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है एंड I0 क्या है? I0 इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, मीन्स प्रबलता क्या है? प्रबलता वो है जो कि हमारे कान में जो ध्वनि हमारे कान को कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकती है वो होता है प्रबलता। प्रबलता और तीव्रता ध्वनि की दोनों एक तरह देखा जाए तो एक जनरल लाइफ में, जनरल प्रैक्टिस में हमें लगेगा कि प्रबलता और तीव्रता में कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन लाउडनेस आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी क्लियर है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जाहिर सी बात है कि अगर I ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो L भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स ईयर पर स्ट्राइक करेंगी उतनी ज़्यादा ही लाउडनेस होगी। ठीक है, लाउडनेस मतलब मोटापन, ज़्यादा तेज़ लगना आवाज़ का, वो किस वजह से होता है? अगर नंबर ऑफ वेव्स ही कम होंगी तो आवाज़ तेज़ क्यों लगेगी? नहीं लगेगी। आवाज़ पे में इफेक्टिवनेस कम लगेगी, बहुत कम नंबर ऑफ वेव्स होंगी तो। लेकिन जब ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स होंगी तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जाहिर सी बात है कि प्रबलता भी ध्वनि की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ध्वनि हमारे कान को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे इको। इको मतलब प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कभी आप पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ पे जब आप बोलते हैं तो कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप ही की आवाज़ रिफ्लेक्ट होके या आप ही की आवाज़ आपके कान में दोबारा से सुनाई देती है। तो ये जो घटना होती है, यही फिनोमेना जो है वो इको कहलाती है। मीन्स अ साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट रिजिड ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एन इको। अब जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक लड़का बोलता है, उसकी ओरिजिनल साउंड जो कि लाइन 1 से रिप्रेजेंट की गई है पिक्चर में, तो उसकी ओरिजिनल साउंड दीवार तक जाती है, दीवार पर टकरा के दीवार से वापस लौटती है। तो जब वापस लौटती है तो वापस लौटी हुई साउंड जो है वही कानों में पड़ती है और हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। यही रिफ्लेक्शन जो है, दिस इज़ फिनोमेना ऑफ इको। अब बात आती है कि क्या इको हर समय हमेशा सुनाई देगी या उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि इको को सुनने के लिए जो साउंड का सोर्स है और जो लिसनर है, ठीक है, मीन्स जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना ज़रूरी है, या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड से कम ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड्स के बीच में डिफरेंस है तो इको नहीं प्रतीत होगा, इको महसूस नहीं होगा, क्योंकि उस समय ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड्स ओवरलैप हो जाएंगी तो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। ओके, अब इसको निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि पिक्चर में जो व्यक्ति खड़ा है और जो सरफेस है, दीवार है, उनके बीच की दूरी जो है d है। और यदि साउंड को सोर्स से निकलकर रिफ्लेक्टर तक जाने और रिफ्लेक्टर से वापस सोर्स ऑब्लिक लिसनर तक आने में कैपिटल T टाइम लगता है, तो समय बराबर दूरी बटे 4 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैपिटल T इक्वल टू 2D/V हो जाएगा। टाइम अगर हम 0.1 सेकेंड लेते हैं, ये डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं तो उसके बाद हमारी जो ये डिस्टेंस निकल के आती है, पुटिंग T इक्वल टू 0.1 सेकेंड, V इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, देन D कम्स आउट टू बी 17 मीटर। तो दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी कम से कम इको को सुनने के लिए
प्रतिध्वनि सुनने के लिए लिसनर यानी श्रोता और रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट यानी जहाँ से ध्वनि टकरा के वापस आनी है उनके बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, अदरवाइज इको नहीं सुनाई देगा। अब इसका यूज़ कैसे होता है? इसका यूज़ हम डिफरेंट टाइप के चीज़ों की डिस्टेंस निकालने के लिए कर सकते हैं, जिसमें हमारा लेजर मेथड, रडार मेथड और सोनार मेथड भी है। तो लेजर मेथड में क्या होता है, जैसे लेजर लाइट को यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। रडार का यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई भी एरोप्लेन कितनी स्पीड से अगर जा रहा हो तो वो अर्थ से कितनी दूरी पर है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। सोनार मेथड को यूज़ करके मेथड में हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव से जैसे कोई पनडुब्बी है पानी में कहीं डूबी हुई है तो कितनी गहराई पर है, इसके लिए सोनार मेथड यूज़ करते हैं। और इको का मतलब साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी जाती हैं, ऑब्स्टेकल से टकराती है, मतलब कोई वो पनडुब्बी वगैरह जो डूबी हुई है सबमरीन से टकरा के वापस जब आती है, तो इस प्रकार से ट्रेवल टाइम की का हम पता कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पर हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिवर्बरेशन के बारे में, अनुरणन के बारे में। अनुरणन क्या चीज़ होता है? आपने कई बार देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि किसी कमरे में आप जब कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो देखा जाता है कि साउंड सोर्स भले ही बंद हो गया है लेकिन फिर भी काफ़ी देर तक उस कमरे में जो आवाज़ है वो गूंजती रहती है। तो यही जो घटना है कि साउंड सोर्स के बंद होने के बाद भी आवाज़ का मीडियम में परसिस्ट रहना, मीडियम में बने रहना ही रिवर्बरेशन या अनुरणन कहलाता है। तो इट इज़ द प्रोलॉन्गेशन और परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ रूम इवन व्हेन द साउंड सोर्स हैज़ स्टॉप्ड। ओके, जब भी साउंड सोर्स स्टॉप करने के बाद भी साउंड का रूम में जो परसिस्टेंस है, इस घटना को ही रिवर्बरेशन कहा जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्बरेशन, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं? इस रिवर्बरेशन प्रोसेस को, अनुरणन को हम डिजाइनिंग और एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बिल्डिंग को बनाने के लिए रिवर्बरेशन कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सेवाइन नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रिवर्बरेशन टाइम का कैलकुलेशन किया और ये रिवर्बरेशन टाइम t आया 0.165 V/a सेकेंड से। तो रिवर्बरेशन टाइम को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ साउंड टू फॉल टू 1/10⁻⁶ टाइम्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी जस्ट बिफोर द सोर्स इज कट ऑफ। मीन्स जैसे ही सोर्स कट ऑफ होता है उसके समय का 1/10⁶ टाइम्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे V क्या है? V इज, इस फॉर्मूले में V इज वॉल्यूम ऑफ द मीडियम जहाँ पे रिवर्बरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और A क्या है? A इज इक्वल टू सिग्मा AS, दिस इज द टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। अब इस फॉर्मूले में स्मॉल a क्या है? स्मॉल इज द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस। S क्या है? S इज द एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब कितना एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उस सरफेस का और कितना सरफेस का एब्जॉर्बिंग एरिया है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट तो सेम ही होगा, लेकिन जैसे जैसे एरिया बड़ा होगा वैसे वैसे टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड भी ज़्यादा ही होगा। जब एब्जॉर्प्शन साउंड ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड, जाहिर सी बात है, टाइम पीरियड नहीं, रिवर्बरेशन टाइम कम होगा, यानी परसिस्टेंस ऑफ साउंड कम हो जाएगा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो भी परसिस्टेंस ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए बड़े कमरों में आपने ध्यान दिया होगा कि साउंड बहुत गूंजती है क्योंकि वहाँ पे साउंड परसिस्ट कर जाती है। कोई बोलता है तो बोलने के बाद उसके रिफ्लेक्शन का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की। तो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एन ओपन विंडो एंड area of the surface which absorbs same amount of sound energy as absorbed by a unit area to open window। मीन्स जितनी टोटल साउंड किसी सरफेस पर गिरती है उसका कितना परसेंट साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस, ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। जितना ज़्यादा साउंड एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे अगर हम देखा जाए तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? E, डिनोमिनेटर में होगा
total intensity fall on the surface and amount of the absorbed intensity of the sound on the surface। तो टोटल इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रही है ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जितनी ज़्यादा साउंड एब्जॉर्ब होगी, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा। अब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो रिवर्बरेशन टाइम कम होगा, क्योंकि इसके पहले वाले फॉर्मूले में जहाँ पे हमने 7 फॉर्मूले की बात करी थी, T = 1.165V/A आया था। ठीक है, अब डिपेंडेंस की बात कर लें तो डिपेंडेंस ऑफ रिवर्बरेशन टाइम के बारे में बात करती है। तो जो रिवर्बरेशन टाइम है वो इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जैसे पहला है रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस, मतलब जो हमारा सरफेस है उसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी कितनी है। अगर सरफेस में रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो साउंड को एब्जॉर्ब कम करेगा और साउंड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिससे कि साउंड का रूम में परसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रिवर्बरेशन टाइम भी ज़्यादा होगा। सेकंड क्या है, सेकंड इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। अगर साउंड की इंटेंसिटी ही बहुत कम होगी तो वो ज़्यादा परसिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि 1 या 2 रिफ्लेक्शन में ही साउंड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड ज़्यादा है तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड या रिवर्बरेशन टाइम जो होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सरफेस के द्वारा। और अगर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम होगा तो रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा और रिवर्बरेशन टाइम का मान भी बढ़ जाएगा। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर भी रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड करता है। ओके, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है रिवर्बरेशन टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि I = 2π² ρ²n² तो वहाँ पे मैं देखा था कि इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू n², यानी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो क्या होगा कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो किसी भी सरफेस पे अगर उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हेंस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हैज़ शॉर्टर रिवर्बरेशन टाइम बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज लार्जर। अब बात होगी क्या, फिर पैरामीटर है वॉल्यूम ऑफ द रूम। अगर वॉल्यूम रूम का ज़्यादा है तब भी क्या होता है, रिवर्बरेशन टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर्बरेशन टाइम ऑफ अ रूम इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ द रूम। बिगर इज द साइज ऑफ रूम, लॉन्गर इज द रिवर्बरेशन टाइम, हेंस अ स्मॉल रूम हैज शॉर्टर रिवर्बरेशन टाइम। अब कंट्रोल ऑफ रिवर्बरेशन टाइम की बात करें तो कंट्रोल ऑफ रिवर्बरेशन टाइम को हम सेबाइन्स फार्मूला से समझ सकते हैं। क्यों? जैसे सेबाइन्स फार्मूला में क्या है कि T = 0.165V/A। अगर हम A का मान कम कर दें, A का मान ज़्यादा कर दें और V का मान घटा दें तो रिवर्बरेशन टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर से कोई रूम है जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है लेकिन हमें उसे थिएटर की तरह यूज करना है, फिर भी हम रूम के साइज़ तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा जिससे कि T का मान कम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन पर कारपेट बिछा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दे लगा सकते हैं। अगर खिड़कियाँ नहीं हैं, पर्दे नहीं लगाना है, दीवार ही दीवार है, तो दीवारों पे ग्रुप्स बना सकते हैं, दीवारों को की सरफेस को हम रफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ये साउंड को एब्जॉर्ब करने लगेगी ज़्यादा और साउंड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि रिवर्बरेशन टाइम भी अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। ठीक है, पर्दे जो हैं, जैसे आपने साउंड थिएटर में देखा होगा ज़मीन पे कारपेट लगी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, दीवारों पे भी या तो पर्दे लगे होते हैं या आपने ध्यान दिया होगा कि दीवारों पर दीवारें छेदनुमा होती हैं, छेदेदार दिखाई देती हैं, पोर्स होते हैं उसमें बने हुए। तो ये सब जो होती है अकाउस्टिक्स की डिज़ाइन होती है जो कि साउंड को कंट्रोल करती है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सिनेमा हॉल में इतनी तेज़ साउंड की आवाज़ निकलती है कि दीवार से बार बार रिफ्लेक्ट होगी और आपको रिफ्लेक्टेड साउंड बार बार दिखाई देगी, तो इको प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब इको प्रोड्यूस हो जाएगा तो साउंड जो है अच्छा नहीं प्रतीत होगा। तो मॉडरेट करने के लिए, सब कुछ कंट्रोल करने के लिए रिवर्बरेशन टाइम एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। तो रूम की डिज़ाइन
अगर किसी कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम को नहीं हम कंट्रोल कर सकते, तो ए को बढ़ाया जा सकता है आर्टिफिशियल डिजाइनिंग करके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे।